Assalamu alaikum. Hope you are doing good. मेरा नाम शज़ैब अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ. In this video, I will discuss about the embassy interview questions. As per the current situation, embassy interview is very important क्योंकि embassy हर एक स्टूडेंट से जो है ना वो इंटरव्यू कर रहे हैं और वो इंटरव्यू इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें वो आपका 80% आपका वीज़ा आपकी प्रोफाइल को वो देखते हैं कि ये प्रोफाइल आपकी ओके है या आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो वो इस इंटरव्यू में आपको फंसा लेंगे. वो उस इंटरव्यू में उनको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स का फेक है, इसके बारे में ये गलत आंसर कर रहा है. तो इसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस इंटरव्यू को हर तरीके से देखें, इसके क्वेश्चन को देखें, अपनी प्रोफाइल के मुताबिक इंटरव्यू को रेडी करें. तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बताऊंगा. इसमें हर किस्म के जो क्वेश्चन, हर किस्म की जो कैटेगरी है, जो एम्बेसी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, मैं उन क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको टिप्स भी दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस के कैसे आंसर कर सकते हैं. और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जिसमें आप अपना काफ़ी हद तक जो है ना वो इंटरव्यू सिक्योर कर सकते हैं. आप काफ़ी हद तक वो अपने इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना वो ईजिली और अच्छे वे में दे सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी वीज़ा के बारे में जो अपडेट्स हैं वो आपको पहुंच सकें. और मैं कोशिश करता हूं जैसे ही मुझे वीज़ा के बारे में कोई भी अपडेट्स मिलती है तो मैं अपने जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ. तो एक्चुअली मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजर के आया हूँ. मुझे आइडिया है कि ये प्रोसीजर किस हद तक मुश्किल होता है, स्टूडेंट किस हद तक परेशान होता है और स्ट्रेस, एंजाइटी ये कैसे स्टूडेंट को अटैक करती है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जितनी हेल्प हो सके मैं अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की कर सकूँ. और क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना हर क्वेश्चन का आंसर करना है. और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है नॉलेज. आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा और उतने ज़्यादा अच्छे वे में आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे. तो सबसे पहले आपने नॉलेज लेना. नॉलेज कैसे लेना? आपने हर एक चीज़ के बारे में सर्च करनी है, अपनी प्रोफाइल को, अपनी एसओपी को अच्छे तरीके से रीड करना है. वैसे ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछती, वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन करती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एकेडमिक क्वेश्चंस. एकेडमिक क्वेश्चन में ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि व्हाई यू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स. आपको डिफरेंट कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते थे, आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया. तो इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है वो आपकी जो बैकग्राउंड और जो प्रीवियस स्टडी है उसके रिलेटेड हो. कोई भी ऐसा कोर्स सिलेक्ट नहीं करना कि उसका बैकग्राउंड या आपके जो पीछे आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड ना करता हो. तो इसलिए जब भी ये ऑफिसर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें आप अपनी जो है ना बैकग्राउंड स्टडी के बारे में बता सकते हैं कि मैंने बैचलर या मैंने +2 जो है ना मेडिकल में किया या साइंस में किया, इसलिए मैं इस फील्ड के रिलेटेड इस कोर्स में आ रहा हूँ और बेसिकली इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है. और इसमें आप अपने फ्यूचर प्लान भी बता सकते हैं कि इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है और इस कोर्स की वजह से आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं. और उन जॉब्स के बारे में सर्च करें कि उनका आगे फ्यूचर क्या है आपके पाकिस्तान में, इंडिया में या आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसमें इस कोर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी कंपनी है जो इस कोर्स की वजह से आपको किस किस पोजीशन में जो है ना वो आपको जॉब्स दे सकते हैं. इसलिए ये जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया तो आपने ये सारी डिटेल उसको बतानी है. और उसके बाद ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई यू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कि ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों सिलेक्ट की है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये कोर्स और भी डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है. तो ये क्या रीज़न थी कि आपने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की. तो इसका आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग बता सकते हैं कि इसकी रैंकिंग ये है. और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बारे में बात कर सकते हैं कि इसमें ये प्रोफेसर पढ़ा रहा है. और इवन के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोफेसर्स की जो कुछ ईमेल्स होती हैं आप उनके थ्रू प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि इस प्रोफेसर से मैं अपनी इस कोर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं इसी टीचर से या इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और इसके बाद आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में बात कर सकते हैं. ये बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है या ये सिटी में है या ये सिटी के बाहर है. और उसके बाद काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. आप यूनिवर्सिटी के जो ऑलरेडी स्टूडेंट जो है ना पास आउट चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने सर्च किया है कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं उनकी जॉब रेशो भी अच्छी है, वो अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं. उसके बाद वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि व्हाई यू सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया. आपने ऑस्ट्रेलिया ही में अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का क्यों सोचा. आप किसी दूसरे कंट्री में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, डिफरेंट कंट्रीज़ ये कोर्स अवेलेबल कर रहे हैं. इवन क्या जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उधर भी ये कोर्स अवेलेबल है. तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों सिलेक्ट किया कि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी को कंटिन्यू करें. तो इसमें आप ऑस्ट्रेलिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क पर भी फोकस किया जाता है.
लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात कर सकते हैं कि आपको इधर जो है ना वो इजीली आप ये चीज़ें सारी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का वेदर डिस्कस कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया जैसा ही है। और उसके बाद आप फ़ीस को डिस्कस कर सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में इसकी फ़ीस, इस कोर्स की फ़ीस ज़्यादा है और इस कंट्री में जो है ना आपके लिए ये अफोर्डेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद वीज़ा ऑफिसर आपके साथ आपके फ्यूचर्स प्लान्स के बारे में डिस्कस कर सकता है कि आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं, कि आप ये कोर्स करने के बाद, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे। तो फ्यूचर्स प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन हो रही है, जिसमें वो आपका माइग्रेशन एक्ट लगाकर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली इसी क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है। अगर आप इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर कर देते हैं तो आपका कम से कम इस माइग्रेशन एक्ट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से सर्च करनी है। फ्यूचर प्लान में सबसे पहले आपने बताना है कि मैं ये स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस अपने कंट्री आ रहा हूँ और अपने कंट्री आकर मैं अपने कंट्री में अपनी जॉब स्टार्ट करूँगा। आपने किसी सूरत में भी ये नहीं कहना कि आप ऑस्ट्रेलिया में आप जॉब करेंगे या ऑस्ट्रेलिया में आप PR लेंगे और अपनी लाइफ इधर सेट करेंगे। इस बारे में आपने बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने फ्यूचर्स प्लान ऐसे बताना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का आगे क्या स्कोप है। इसमें अपने कोर्स का स्कोप एक डिटेल में बताना है कि ये कोर्स की पाकिस्तान में, इंडिया में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस कोर्स के बाद आपको इस कंपनी में आपने बाकायदा कंपनियों पर सर्च करना है कि कौन कौन सी कंपनी में इस कोर्स या कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। उस फील्ड में आपकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है और उस पोजीशन में आपकी क्या जॉब्स हैं और उस जॉब में आपका आगे 2, 3, 5 साल में क्या फ्यूचर है, उसमें आप किस किस पोजीशन पे जा सकते हैं और कैसे कैसे आप अपनी फील्ड में जो है ना वो ग्रो करेंगे और कैसे आप एक सक्सेसफुल फ्यूचर प्लान बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में ही बतानी है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपका केस ऑफिसर आपसे जो आपका स्टडी गैप है इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। अगर आपका 6 मंथ का गैप है तो उसको आप वीज़ा प्रोसेस में जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं कि इसमें मैं अपने एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर कर रहा था तो इसमें ये 6 मंथ हो सके, तो इसका इशू नहीं है। और अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा गैप है तो उसको आपने जो है ना बताना है कि इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें कौन सी जॉब की, इसमें आपने अगर कोई कोर्स किया है, कोई शॉर्ट डिप्लोमा किया है, कोई शॉर्ट कोर्स किया है या कोई डिप्लोमा वगैरह किया अपने कंट्री में, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाया है तो उसके बारे में एक आपसे डिटेल बात होगी, क्योंकि आप कितने भी स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर पे पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट अपनी जो स्टडी है कंप्लीट करने के बाद 1 साल 2 साल फ्री रहते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं लेते, कोई किसी जगह जॉब नहीं करते, ना कोई कोर्स वगैरह करते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपना गैप जो है ना वो बताना कि मैंने इस गैप में क्या किया। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट कुछ फेक एक्सपीरियंस वगैरह शो करवाते हैं जो कि लाजमी आपका एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा। इसमें यह है कि एक ही टाइम में, जिस टाइम में आपको कॉल हो रही है सेम उसी टाइम में आपने जिस जगह से अपना एक्सपीरियंस बनवाया या जिस जगह आपने जॉब की है उधर भी सेम टाइम में सेम कॉल होगी, जो है ना सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा रहे हैं कि ये लड़का है, ये आपकी जगह पे इस पोजीशन पे काम करता था, वो बताएंगे जी ये बिल्कुल करता था। उसके बाद पूछेंगे ये कि इसका ऑफिस जो है ना वो किस फ्लोर पे था, या इसका जो कैबिन है जिस जगह पे ये बैठ के काम करता था उसकी चेयर का कलर क्या है। अगर वो लैपटॉप या कोई PC वगैरह यूज़ करता है तो वो PC किस कंपनी का है, किस जनरेशन का है, और सेम क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। अगर आपने वहाँ काम किया हुआ फिर तो आप ये क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और वो भी इन क्वेश्चन के आंसर सही बताएंगे। और अगर आपका फेक एक्सपीरियंस है तो वो आप पकड़े जाएंगे, और एक्सपीरियंस पर आप पकड़ेंगे तो वीज़ा आपका रिजेक्शन। इसलिए जो कोई भी स्टूडेंट है वो कभी भी अपना फेक एक्सपीरियंस शो ना करे, अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस शो करे, और जो उसका गैप है उसमें वो लाजमी कोई ना कोई काम करे या कोई शॉर्ट डिप्लोमा कर ले, कोर्स कर ले, या किसी तरह भी अपनी स्टडी के रिलेटेड या अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई ना कोई काम लाजमी करे। अगर वो फ्री है तो अभी जो है ना +2 के बाद आपका अगर 1 साल का गैप है वो तो आप एक्सपीरियंस में या अपने जो शॉर्ट कोर्स में उसमें डिस्कस कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि 1 साल में मैंने ये किया। अगर 1 साल से ज़्यादा तो उसमें आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वीज़ा लेना, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया +2 के बाद 1 साल से ज़्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर के बाद अगर आप अपनी फील्ड में या आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपका अगर 5 साल का भी गैप है
और उसमें आपने कुछ किया है, कोई जॉब वगैरह किया या कोई स्टडी वगैरह की है, तो उसमें आप वो बता सकते हैं, तो उसमें आपका वो गैप क्लियर हो जाएगा, इसमें इशू नहीं है। और इसके बाद आपका केस ऑफिसर आपसे आपका जो स्पॉन्सर है उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपकी वालिदा है, आपका भाई है, अगर आपका ब्लड रिलेशन है, और अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो उसको आप एज अ स्पॉन्सर शो कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो उसको आप कभी भी अपना स्पॉन्सर जो है ना ले। जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके वालिदैन हो सकते हैं, और इनको अपना एज अ स्पॉन्सर ले सकते हैं। और स्पॉन्सर के बारे में उनकी वो जॉब्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर हैं, वो उसको आपने एज अ स्पॉन्सर शो किया हुआ है, तो वो जॉब कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि वो जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, और उनकी क्या पोजीशन है और उनकी पे वगैरह क्या है, ये आपने उनको बताना है। असल में मसला यहाँ आता है कि आपके वालिद तो जॉब कर रहे हैं, आपके एजेंट ने उनको एज अ बिजनेसमैन शो किया हुआ है कि उनकी ज़मीनें हैं, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो उसके बाद में इधर मसला बनता है, इधर बेसिकली मसला बनता है कि आपके वालिद साहब जो है ना वो जॉब कर रहे हैं और आपने उनका बिज़नेस शो किया हुआ है, और एसओपी आपने रीड ही नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, आपने सिर्फ डन बेस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे अब वीज़ा नहीं मिलेगा, अब लाजमी पकड़े जाएंगे। और वीज़ा इंटरव्यू अब 100% है कि हर स्टूडेंट से वीज़ा इंटरव्यू लिया जाएगा लास्ट में। स्पॉन्सर के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल बतानी है, जो कुछ भी है, अगर वो जॉब करते हैं जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल बतानी है, वो किस कंपनी में कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या पे है उनकी। इसके बाद अगर वो बिज़नेस है तो बिज़नेस के बारे में आप बता सकते हैं कि ये बिज़नेस कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, और उसके बाद उसके जो आपने टैक्सेस वगैरह दिए हुए हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि आपकी जो है ना वो सालाना इतनी इनकम है या मंथली इतनी इनकम है। तो अगर आपकी ज़मीनें वगैरह हैं तो वो हर चीज़ें जो है ना वो आपने बेसिकली आपने इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना है कि आपने जिसको एज अ स्पॉन्सर शो किया हुआ है उसकी आपने क्या डिटेल बताई हुई है, अपनी एसओपी में आपने क्या मेंशन किया हुआ है, ये आपने लाजमी देखना है। और इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन होंगे और इसके बारे में आपने नॉलेज रखना है। और उसके बाद केस ऑफिसर आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर सकता है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है और ये ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से की है। अगर ये आपके पास आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो ये कहाँ से आए हैं, अगर आपने ये पैसे निकलवाए हैं तो ये क्यों निकलवाए हैं। जो आपने स्टेटमेंट शो की है उसकी जो जो ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों की, कहाँ से आई, और उनका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, वो आपसे प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जो आप फंड्स हैं अगर आपके ओरिजिनल है फिर तो गुड है। अगर आपने एकदम से फंड्स अपने अकाउंट में और अभी आपने एक वीक पहले अपना अकाउंट बनाया और उसमें फ़ंड्स रखवाए हैं तो वो एम्बेसी को पता चल जाएगा कि ये आपके फेक फंड्स हैं, आपके ये ओरिजिनल फंड्स नहीं हैं। इसलिए आपने सबसे पहले अपना ओल्ड अकाउंट यूज़ करना है, पुराना कम से कम 1 साल पुराना हो तो बेस्ट है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपने एकदम सारी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ट्रांजैक्शन आपकी तकरीबन 2-3 मंथ में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आए और उनका आपके पास प्रूफ हो कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है, ये आपने कौन सी चीज़ सेल की है। अगर आपकी जॉब है तो आपकी जॉब की मंथली पे आ रही है। इसके अलावा अगर आपके स्पॉन्सर का कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस से ये प्रॉफिट आ रहा है, और जो चीज़ आपने सेल की है उसका आपके पास बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। इस तरह आप अपनी ट्रांजैक्शंस, अपने फंड्स के बारे में आप कितने क्वेश्चंस हैं सबकी अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं। इस तरह ये जो आपका इंटरव्यू है ये तकरीबन 5 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है और ये 1 घंटे तक भी जा सकता है। तो आपने इसमें स्ट्रेसफुल नहीं होना। और लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको जब भी एम्बेसी की कॉल आए तो सबसे पहले आपने एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रश में फंसे हुए हैं, या आप बाज़ार वगैरह गए हुए हैं, या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या उनकी बात आप सुन नहीं पा रहे, तो ऐसी जगह पे आपने इंटरव्यू नहीं देना। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, या मुझे कल कॉल कर सकते हैं। इस टाइम जो है ना मैं ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूँ। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अगर आप इस चीज़ में मिस हो जाएंगे, आपका इंटरव्यू सबसे पहले आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या उनको पता नहीं चलेगा कि आप आंसर्स क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सही चीज़ें भी बता रहे हैं तो उसमें भी आपको मसला हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपने एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठकर अपना इंटरव्यू देना है। होपफुली इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है ना क्लियर कर दिए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन की हुई है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। कितना पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।